कुमारपल्ली गांव में एक सासू मां और बहू रानी रहती थी, शांति और अनामिका। दुर्भाग्यक्रम से दोनों के ही पति स्वर्गवासी हो गए थे। तभी से दोनों काम करना शुरू किए। उन्हें जो भी काम मिलता था वो करते थे और ऐसे ही अपनी जीविका चलाते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर मौसम गर्मियों का आया, इसीलिए बहू रानी और सासू मां को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर एक दिन, सासू माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम। अगर बिना काम के ऐसे ही बैठे रहे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे दोनों। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भूख लगी है। इस बीच एक औरत आती है आम की टोकरी लेकर आम बेचने के लिए। आम ले लो, आम, ताजा ताजा आम ले लो। ये सुनकर अनामिका कहती है, ये गर्मियों का मौसम है, हमें बहुत सारे आम मिल जाएंगे। हमारे मकान मालिक के पास भी बहुत आम है। हम उसे चोरी करके यहाँ ले आएंगे और फिर बेचकर पैसे कमाएंगे। अगर भूख लगे तो हम उसे खा भी सकते हैं, है ना? चोरी? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं। अच्छा होगा अगर तुम भी ऐसा ना सोचो। फिर हमें क्या करना चाहिए सासू माँ? क्या इस तरह से हमें मर जाना चाहिए? हम कोई पैसे या जेवरात नहीं चोरी कर रहे हैं, हम बस आम चोरी कर रहे हैं, वो भी पेड़ से, अपना पेट पालने के लिए। उन चोरों का क्या जो करोड़ रुपए चोरी करते हैं? ये कोई गलत नहीं है, मेरी बात मानिए सासू माँ। शांति देवी उसकी बातों पर अपनी मंजूरी जताए। फिर उस रात सासू मां और बहू रानी दोनों आम चोरी करने के लिए गए। जब वो दोनों आम चोरी कर रहे थे, मकान मालिक को कुछ संदेह हुआ और वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। ये सुनकर सासू मां और बहू रानी वहां से दौड़ के भाग गए। अनामिका तेज दौड़ के वहां से भाग गई, पर शांति देवी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई अपने मोटापे की वजह से, और एक जगह जाके बैठ गई। फिर एक भिखारी उन्हें देखकर कहने लगा, आप कौन हो बहन जी? इतनी थकी हुई क्यों हो? क्या आपको कोई पीछा कर रहा है? भिखारी ने इस तरह से पूछा। फिर शांति देवी रोते रोते सारी बातें कहने लगी। उस भिखारी ने देखा कि मालिक पीछे से दौड़ के उसी तरफ आ रहे हैं। उसने अपनी चादर से शांति देवी को ढक दिया। फिर मालिक पहुंच के पूछने लगे, दादाजी, क्या आपने दो महिला को देखा इस तरफ आते हुए? मैंने उन दोनों को उस तरफ दौड़ के जाते हुए देखा है। इस तरह से उसने मकान मालिक को झूठ कह दिया। मकान मालिक उस तरफ दौड़ के चले गए। भिखारी ने शांति देवी को बचा लिया। शांति देवी भिखारी से कहने लगी, दादाजी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, मेरा सम्मान बचाया है। देखिए बहन जी, आपने चोरी की थी अपनी भूख की वजह से, इसलिए मैंने आपको बचाया, क्योंकि मुझे भूख की कीमत पता है। पर ये बहुत गलत बात है, इस तरह से दूसरों की चीजें चोरी करना। इससे बेहतर है कि आप भीख मांग लो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। चोरी तो चोरी होती है। फिर शांति देवी को ढूंढते हुए अनामिका वहां पर आई और उनकी बातें सुन ली। अनामिका भिखारी से कहने लगी, सासू माँ ने पहले ही कहा था, पर हमने ये सब कुछ किया है भूख की वजह से। ये कहकर अनामिका काफी दुखी हो गई। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। वो भिखारी की बातों को सोचते हुए जा रहे थे। इस तरह से गरीबी में जीने से बेहतर है हम भीख मांग लेते हैं। सासू माँ, हमें मालिक के पास वापस जाना चाहिए ये सारे आम लेकर, और उन्हें सच कह देना चाहिए। हम उनसे माफी मांग लेंगे, वो जो भी सजा हमें देंगे हम स्वीकार लेंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। शांति देवी भी उसकी बातों पर हाँ कह दी। दूसरे दिन सुबह सुबह जो आम उन्होंने चोरी किया था वो लेकर मालिक के पास गए। उन्हें देखकर मालिक बहुत आश्चर्य हो गए। दोनों सासू माँ और बहू रानी मिलकर जो जो हुआ था सच सच कहने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे हम उसे स्वीकार लेंगे मालिक। अच्छा, तो तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। क्योंकि तुम दोनों बहुत गरीबी में हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। एक काम करो, ये सारे आम मैं मुफ्त में बांट देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ गरीबी कम होगी, तुम इन आम को ले जाकर बेचाओ और अपनी जीविका चलाओ।
उसमें से जो पैसे आएंगे उससे कुछ पैसे लाके मुझे दे दो। मैं इसलिए पैसे मांग रहा हूँ ताकि कल मुझे कोई गलत ना समझे, कोई इस बात का बतंगड़ ना बनाए कि मैं तुम दोनों को आम देकर सहायता किया हूँ। इससे तुम दोनों की सहायता भी होगी और गरीबी भी कम होगी। जमींदार बाबू की बातों पर दोनों ने ही सहमति जताई। फिर सासू माँ और बहू रानी वो आम लेकर बेचने के लिए चले गए। शाम तक वो घर लौट आए। फिर वो अपने पैसे गिनने लगे जो उन्होंने कमाया था। थोड़े दिनों के बाद वो अपने मकान मालिक के पास गए उन पैसों को लेकर। महाशय, मैंने 5,000 कमाए हैं और मेरी बहू रानी ने 5,000 कमाए हैं। कुल मिला के 10,000 कमाए हैं हमने। आप ये सारे पैसे ले लीजिए। फिर उन्होंने पैसे दे दिए। उन्होंने पूरे पैसे ले लिए। फिर उसमें से 2,000 लेके बाकी 8,000 रुपए वापस कर दिए। ये देखकर वो आश्चर्य हो गए। आपने ऐसा क्यों किया मालिक? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को मुफ्त में आम दिए हैं। तुम दोनों ने मुझसे आम लिए हैं। उस दिन 1,000 रुपए के आम दिए थे और बाकी 1,000 रुपए जो आज आम दिए हैं। अब तुम दोनों इसे लेकर जा सकते हो यहाँ से। उन्होंने इस तरह से कहा। वो दोनों इस वजह से बहुत खुश हुए। फिर वो आम लेकर वहां से चले गए। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे। धीरे धीरे उनकी गरीबी कम होती गई। इस तरह दिन निकल रहे थे। फिर धीरे धीरे आम के पेड़ के सारे आम खत्म हो गए और फिर कहानी वहीं पे घूम के आ गई। सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? अब तो आम के मौसम खत्म हो चुके हैं। हाँ अनामिका, पर हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं ना। उन पैसों से हम फल खरीद सकते हैं जो इस मौसम में मिलता हो और मुनाफे के साथ उसे बेच सकते हैं। फिर हमें पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ। अनामिका ने भी उनकी बातों पर हाँ कह दिया। इस तरह वो मौसम के तहत फल बेचा करते थे और धीरे धीरे अपनी गरीबी से निकल आए। उसके बाद उन्होंने सब्जियां और फलों के पेड़ लगाना शुरू किए। उन सब्जियों को और फलों को बेचकर वो पैसे कमाने लगे। इस तरह कुछ दिन निकल गए। उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। जो पैसे उन्होंने कमाया था उससे उन्होंने एक अच्छा सा घर खरीद लिया। फिर एक दिन वो दोनों जमींदार बाबू के पास जाकर कहते हैं, महाशय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम इस परिस्थिति में हैं कि अब हम इज्जत से जी सकते हैं और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को मुझसे सहायता मिली। पर क्या तुम लोगों ने किसी की सहायता की है? मालिक ने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने इस तरह से किसी की सहायता नहीं की। मैं तुम लोगों को सहायता कर पाया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तुम लोग भी दूसरों की सहायता करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हम इंसान को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें भी आपसे कुछ मदद मिल सके। मालिक ने इस तरह से कहा। उन्होंने भी उनकी बात पर हाँ कह दी। फिर उन्हें याद आया उस भिखारी के बारे में। वो दोनों मिलकर उस भिखारी को ढूंढने लगे। फिर अचानक से वो भिखारी उन्हें दिख गया। वो दोनों उस भिखारी के पास जाकर कहते हैं, दादाजी, आपने उस दिन जो हमें सलाह दी थी उस वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम अपने मालिक के पास गए और उनसे माफी मांग ली जाकर। आपकी बातें सुनकर हम इस परिस्थिति में आ गए कि हम चाहते हैं कि आपकी सहायता हम करें। आप हमारे साथ रहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। जैसा कि तुम लोगों ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। पर कृपया मुझे सहायता करो ताकि मैं कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकूं और तुम लोगों को सहायता कर पाऊं। ये सुनकर दोनों आश्चर्य हो गए। आप महान हो दादाजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। वो उन्हें अपने साथ घर ले गए और एक छोटा सा सब्जी का दुकान शुरू कर दिया उनके लिए, उनके घर पर ही। और बाद में वो तीनों मिलकर काम करने लगे और एक दूसरे को सहायता करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। एक शहर में सावित्री और अनामिका सासू माँ और बहू रानी रहा करती थी। अनामिका बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी और बहुत ही शक्ति से अपना कर्तव्य पालन करती थी। वो कभी किसी से नहीं डरती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, अचानक पूरी दुनिया एक भयानक वायरस से ग्रस्त हो गई। सरकार ने निर्धारित किया कि लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस का आक्रमण कम हो।
इस वजह से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिर अनामिका अपने कांस्टेबल से कहने लगी पुलिस स्टेशन में, लॉकडाउन का फैसला लेकर सरकार ने सही कदम उठाया है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोग यहाँ वहाँ घूमते नजर ना आए। अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं तो वायरस भी कंट्रोल में आ जाएगा। आज के बाद से हमारा कर्तव्य है इस बात का ध्यान रखना, समझे? फिर वो कांस्टेबल को अपने साथ लेके सड़क पे चली गई। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद भी लोग इस बात का ख्याल नहीं रख रहे थे और वो सड़क पर घूम रहे थे अपनी इच्छा से, वो भी बिना मास्क के। ये देखकर अनामिका से कांस्टेबल कहने लगा, आप देख रहे हैं मैडम जी, कोई भी मास्क लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं सोच रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना किए हुए वो अपनी मन मर्जी घूम रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे लोगों के लिए हमें मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। ये हमारी बात नहीं मानने वाले। चलिए हम स्टेशन वापस चलते हैं। सुभाष राव, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? पहले हमें उन्हें कहना पड़ेगा। अगर फिर भी वो हमारी बात ना सुने तब हमारी छड़ी कहेगी। अगर हम ऐसे ही उन्हें छोड़ दिए तो ये वायरस से हमारी जान चली जाएगी। फिर वो जीप में रखी माइक उठाकर कहने लगी, मैं हर किसी से अनुरोध कर रही हूँ, आप सब बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह से उसने घोषणा की और जो भी बाहर थे उन सभी को घर वापस भेज दी। दूसरे दिन वो अपनी ड्यूटी करने फिर आई। फिर निडर होकर लोग बाहर निकल आए। ये देखकर अनामिका कहने लगी, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें अब लाठीचार्ज करनी होगी। इस तरह से वो अपने डंडे लेकर गए उन्हें डराने के लिए और फिर वहां से उन्हें भगा दिया। वो जाकर सारे दुकान बंद करवा दिए। वहां एक बुजुर्ग महिला जो मास्क बेच रही थी उसके पास आई। अनामिका उन्हें देखकर कहने लगी, दादी माँ, आप कहाँ जा रही है इस वक्त? बाहर निकलना सही नहीं है। हर किसी को अपने घर पे रहना चाहिए अभी। मैडम, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं यहाँ पर आई थी लोगों से सहायता मांगने के लिए, पर किसी ने सहायता नहीं की। कृपया आप मुझे अस्पताल ले चलिए। दादी माँ, आप डरिए मत, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी, ठीक है? फिर वो बिना डरे हुए उनकी हालत को देखते हुए उसे अस्पताल ले गई। इस तरह वो दिन निकल गया। दूसरे दिन जब अनामिका अपनी ड्यूटी पर आई, देखी कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगी, कुछ भी नहीं बदला। अब हमें देखकर लोग भाग रहे हैं, पर किसी की इच्छा नहीं है कि वो घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस तरह से कहने के बाद वो तुरंत उल्टियां करने लगी। अरे क्या हो गया मैडम जी, आप उल्टियां क्यों कर रही है? मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है। फिर चलिए हम अस्पताल चलते हैं। मैं जाकर आती हूँ, आप दोनों ड्यूटी कीजिए। इस तरह से उसने कहा और फिर अस्पताल चली गई। वहां जाकर उसने अपनी जांच कराई। फिर उसे पता चला वो गर्भवती है। वो घर लौट के अपनी सासू माँ सावित्री को ये बात बताई। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। बेटे को जब ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश होगा। आज के बाद से तुम कहीं बाहर मत जाओ। अपने उच्च पदाधिकारी को ये खबर दे दो और मेडिकल लीव ले लो। हाँ, इसके लिए छुट्टी लेने की क्या जरूरत है सासू माँ? अभी बाहर की परिस्थिति बहुत खराब है। इस वक्त सोसाइटी को हमारी जरूरत है। मैं जरूर ड्यूटी के लिए जाऊंगी। तुम मेरी बात मानो अनामिका, अभी तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। मुझे पता है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, पर इस बारे में और कुछ न कहिए मुझे। इस तरह से अनामिका ने कहा और फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए चली गई। मैडम जी, लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा होगा अगर हम इनसे फाइन लेते हैं तो शायद इस बात से वो बदल जाए। अभी की परिस्थिति में आम इंसान पैसों के लिए मुसीबत झेल रही है। अगर हम इनसे और पैसे ले फाइन के तौर पे तो इन्हें तकलीफ होगी। इनके बीच जागरूकता लानी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। आइए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह वो जीप के अंदर से अपना माइक लेकर घूम घूम के कहने लगी, आम जनता से अनुरोध है, कृपया घर से बाहर ना निकले। मास्क पहनना अनिवार्य है। हर बार अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाए। अगर इन सारी चीजों को कोई फॉलो ना करे तो हम उनके खिलाफ कठिन एक्शन लेंगे। इस तरह से कहते हुए वो आगे बढ़ते गए
और इस घोषणा से वहां के एरिया की सिचुएशन काबू में आ गई। इस तरह कुछ महीने निकल गए। अब अनामिका 8वें महीने की गर्भवती थी। वो पीछे ना हटकर अपने बच्चे को कोख में लेकर अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो बहुत परिश्रम कर रही थी, पर हर जगह से मृत्यु की खबर आना बहुत ही दुखद था। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन अनामिका के कांस्टेबल अनामिका से कहने लगा, मैडम, आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मेडिकल लीव अभी ले लेती है तो। अभी आपको आराम की जरूरत है, इस बारे में सोच के देखिए। अनामिका ने सोचा परिस्थिति को देखते हुए अभी सही नहीं होगा छुट्टी लेना, इसीलिए वो चुप रही। इस बीच कुछ लोग बाहर यहाँ वहां घूम रहे थे। उन्हें देखकर अनामिका उनके पास गई। उसकी हालत देखकर लोग वहीं पे रुक गए। मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग कब समझेंगे। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पर आप लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोग इंसान हैं, जानवर नहीं कि पीट के बताया जाए। कृपया इस बारे में सोचिए। आप सभी के घर में परिवार है, कम से कम उनके लिए बाहर मत घूमिए इस तरह से। आप सभी से मेरी नम्र निवेदन है, आप घर पे रहिए। इस तरह से वो घुटने टेक कर सभी को अनुरोध करने लगी। एक गर्भवती महिला को इस तरह से अनुरोध करते हुए सभी को बहुत बुरा लगा। उसने इस तरह से बात कही ताकि लोगों को शिक्षा मिले। सभी लोग अपना सर झुका के खड़े रहे। न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को रिकॉर्ड कर ली और सारे न्यूज चैनल पर यह खबर आने लगी कि अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए एक गर्भवती पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी मेहनत से जी जान लगाकर ड्यूटी कर रही है, ताकि इस तरह की खबर को दिखाकर उस इलाके के सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। ये देखकर कई लोग बहुत दुखी हो गए। कई लोग उस खबर को देखने के बाद अपने आप को बदल लिया और बेवजह बाहर निकलना बंद कर दिया। हमारे लिए अपनी परवाह ना करके ये पुलिसकर्मी कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचें और सरकार के नियमों को पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है।